वनिकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। ठीक है, न्यूज़ के डिस्कशन पे आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज डेट है 18 ऑफ सितंबर। देख लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल हैं इंडियन एक्सप्रेस में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी हम जो इंडियन एक्सप्रेस का जो ये एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं ये मेंस ओरिएंटेड है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए एक्सप्लेनेशन पेज है। कल देखिए एक्सप्लेनेशन पेज 17 का नहीं आया, लेकिन आज 17 + 18 का दोनों को कंबाइन करके आपको वीडियो मिल जाएगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं मेंस ओरिएंटेड। देखिए आपको पता होगा कि कल जो है अभी फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को जो दिल्ली के सीएम हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल, उन्हें बेल मिला था। ठीक है, एक्साइज पॉलिसी में जो है एक्साइज करप्शन वाले केस में जो है ईडी के द्वारा और सीबीआई के द्वारा जो है इन्हें अरेस्ट किया गया था। ठीक है, तो अब जो है इन्हें बेल मिल गया, लेकिन यहाँ पे अब जो है ये क्वेश्चन था कि ये एज अ सीएम परस्यू नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने अभी सीएम चेंज कर दिया गया है। इन्होंने जो है अपनी पार्टी से दूसरे पर्सन यानी जिन्हें आतिशी बोलते हैं, ठीक है, इन्हीं के कैबिनेट में हैं, तो उन्हें जो है एज अ सीएम नॉमिनेट किया गया है इनके द्वारा। ठीक है, तो अब उसी पे ही एक बार आर्टिकल ये है। ठीक है, ये देख लेंगे। और इसके अलावा जो है आपको पता है कि कल हमने 2 दिन पहले भी आर्टिकल डिस्कस किया था, यानी आपको ये भी पता होगा कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जो पहले 60 ईयर तक के एज के लिए एलिजिबल था, ठीक है, अब इसको एक्सटेंड करके 70+ से ज़्यादा एज के लोगों के लिए भी एलिजिबल कर दिया है। ठीक है, और इसमें रिगार्डलेस एनी एक्सेप्शनल केस, लाइक ऐसा नहीं है कि कोई इनकम हाई वाला नहीं कर सकता या सिर्फ पॉवर्टी वालों के लिए ही है, बिलो पॉवर्टी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें 70+ से जो भी ओल्ड एज के लोग इंडिया के अंडर में होंगे वो सारे जो है आयुष्मान के अंडर में ये स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो उसमें राइटर क्या कह रहे हैं, इसमें एक तो है बेसिक क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ माइनस बता रहे हैं कि जो फंड अलोकेट किया है गवर्नमेंट के द्वारा वो इनफ नहीं है। दूसरी बात, जिस स्पीड से हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड ओल्ड एज जा रही है, पॉपुलेशन जो है ओल्ड एज की तरफ शिफ्ट हो रही है, उसके उस नंबर और फंडिंग में कोई मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे इसका पॉइंट। और इसके अलावा यहाँ पे जो है अभी हमने कल परसों में एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि हम जो है फूड वर्सेस कार के एक डायलेमाज में फंसे हुए हैं। जो हम एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र, स्पेशली आप जो यूरिया यूज़ करते हो, ये ना, उनमें जो है जो फॉस्फेट जो यूज़ होता है, ठीक है, जिसको डैफ बोलते हैं, यानी डैप यानी डाई अमोनिया फॉस्फेट जो यूज़ होता है, ठीक है, सेकंड मोस्ट फर्टिलाइज़र है इंडियन एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाला डैप। अब उसी को ही एज अ रॉ मटेरियल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं उसमें जो चिप चाहिए, जो भी बैटरी चाहिए, वो उन्हीं डैप से यानी डाई अमोनिया फॉस्फेट से ही बनाया जा रहा है। तो यहाँ इशू ये है इंडिया के लिए कि इंडिया बहुत बड़ा जो है एग्रीकल्चर के लिए भी, और वो चाहे वो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। ठीक है, और इसको बनाने वाले कुछ चंद कंट्रीज़ है, डेवलप्ड नेशंस हैं कुछ। ठीक है, तो उनके पास इस पे इंडिया को डिपेंड होना पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्राइसिस होने का चांसेस दिख रहा है ग्लोबली। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया के लिए एक चैलेंज है। तो यहाँ पे एक वही आर्टिकल है, एक बार देख लेंगे। इसके अलावा आइडिया पेज से जॉय बिडेन, अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हैं, इस सैटरडे को जॉय बिडेन से उनकी मीटिंग है, तो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं राइटर सी राजा मोहन। आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशन पे इनके आर्टिकल्स बहुत बेहतरीन होते हैं रिलेशनशिप को बताने में। तो यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया कि इंडिया के साथ जॉय बिडेन जब से आए हैं 2022 में, ठीक है, 2022 से 2020 21-22 से जब से आए हैं डोनाल्ड ट्रंप के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी से, इनका रिलेशन इंडिया के साथ किस तरीके से है ना, उसके बारे में ग्लांस देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, तो देख लेते हैं 1 बाय 1 आर्टिकल शुरू करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको पता है कि जो दिल्ली का केस है कि अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले से, यानी मार्च में, है ना, इस साल के मार्च में 2024 में जो है अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया था ईडी के द्वारा, और 2 साल पुराना केस था सीबीआई के द्वारा। ठीक है, ऑल्दो सीबीआई के केस में जो है अरविंद केजरीवाल का नाम डायरेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी जो है अब सीबीआई ने अरेस्ट किया मिस्टर अरविंद केजरीवाल को, जब ईडी ने बेल देने के लिए अलाउ कर दिया था। ठीक है, तो दैट मीन्स अभी जो एक्साइज ड्यूटी वाला केस है, पीएमएलए के अंडर में जो करप्शन वाला केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का, इन सब में जो है इन्हें अरेस्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे करप्शन के चार्जेस आपको पता है, जबकि अरविंद केजरीवाल की अगर आप हिस्ट्री देखोगे ना, तो
2011 में ये आम आदमी पार्टी बनने से पहले मिस्टर अन्ना हजारे के साथ इन्होंने दिल्ली में जो गवर्नमेंट थी उस समय यूपीए थी, ठीक है, उस समय की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, करप्शन के अगेंस्ट इन्होंने वॉइस रेज करा था, ठीक है। तो ये एक तरह से अग्नि परीक्षा है, जिस पर्सन ने ट्रांसपेरेंसी, जिस पर्सन ने जो करप्शन को ख़त्म करने के लिए, करप्शन इरेडिकेट करने के लिए रेज कंसर्न किया, वॉइस रेज किया, आज वही पर्सन जो है, पर्सनालिटी, आज जो है करप्शन के चार्जेस में ही जो है केस फाइल किया गया है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ उनके लिए एक अग्नि परीक्षा है जो राइटर बता रहे हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी पता है, अभी सारा कंट्रोल दिल्ली का जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनको बोलते हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं उनके अंडर में, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, और इसके अलावा सेंटर के जो है रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टली, कोई भी अगर कोई बिल पास होता है, ठीक है, कुछ भी, क्योंकि दिल्ली जो है डायरेक्टली स्टेट नहीं है, ठीक है, और आपको पता है हाफ स्टेट का कैटेगरी रखता है, पूरी तरीके से यूटी भी नहीं है तो पूरी तरीके से स्टेट भी नहीं है। और जो स्टेट होता है उसमें जो गवर्नर होता है, गवर्नर किसकी एड एंड एडवाइस से काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल में, लेकिन उसका जो अपॉइंटमेंट है वो किस पे डिपेंड होता है, प्रेसिडेंट पे। तो सेम लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कहीं ना कहीं सेंटर को अकाउंटेबल है ये, ठीक है। तो एक तो इस वजह से भी, ऊपर से जो है अभी अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो बेल मिला है, ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई सीबीआई को, है ना, कि ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर के लिए काम ना करे, सेंटर की एजेंसी बन के ना रह जाए, है ना, फ्री पैरट की तरह काम करे, सिर्फ पिंजरे में बंद पैरट की तरह काम ना करें। आपको पता है ये आर्टिकल डिस्कस किया था हमने। तो यहाँ पे जो है अब बेल मिलने के बाद, लेकिन जो सीएम है मिस्टर केजरीवाल, इन्हें सारे राइट्स नहीं दिए गए हैं क्योंकि अभी केस चल रहा है, अभी बेल पे ही आए हैं, ठीक है। ऑल्दो अभी केस फुल प्रूफ नहीं हुआ कि इन्होंने ही किया है, लेकिन बेल पे आने की वजह से क्या होता है कि आप एज ए सीएम, क्योंकि जो केस लगा है ना एक्साइज ड्यूटी और करप्शन पे पीएमएलए के अंडर में, इन पे जो है बेल भी नहीं मिलता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इन्हें, ठीक है। तो यहाँ पे सीएम की वजह से यहाँ पे पोस्ट जो है इन्हें मना कर दिया गया। तो इन्होंने क्या बोला कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा, ठीक है, और मेरी जगह कोई और आएगा, ठीक है। और आपको पता है अभी रिसेंटली जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो सीएम की तरफ से, जो दिल्ली की तरफ से पार्टी जीती है वो बीजेपी जीती है अभी, है ना। तो यहाँ पे अभी म्यूनसिपैलिटी में जो पावर है वो आम आदमी पार्टी के पास ही है ना। तो यहाँ पे उन्होंने जो है अपनी तरफ से, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी की तरफ से जो है लोकली अब जो है मिस आतिशी को जो है इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव जो है इलेक्ट किया है, ठीक है। तो यानी आपको समझ में आ रहा है ना, जो सेंटर, यानी जैसे मान लीजिए दिल्ली को एक स्टेट ही मान के चलिए, तो एक तो होता है लेजिस्लेटिव जो एमपी लोकसभा में होती है, एक होता है एमएलए जो स्टेट लेवल पे होंगे। तो स्टेट में जो है पार्टी आम आदमी पार्टी ही है, जिसको एमसीडी बोलते हैं, म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के अंडर में एमसीडी में आम आदमी पार्टी है। लेकिन सेंटर लेवल पे जो एमपी रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे लोकसभा में दिल्ली से, उसमें बीजेपी सरकार है, ठीक है। एक तो ये भी टसल है दोनों में, है ना। तो यहाँ पे अभी जो अरविंद केजरीवाल चेंज करवा रहे हैं एज अ सीएम, वो एमसीडी के अंडर में है ना, यानी स्टेट लेवल में असेंबली में, क्योंकि दिल्ली के पास खुद की असेंबली है। तो यहाँ पे ऑल्दो अब देखिए सीएम तो चेंज हुए हैं, लेकिन यहाँ पे चीफ मिनिस्टर यानी जो अरविंद केजरीवाल है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को बोला है कि भैया जल्द से जल्दी इलेक्शन करवाएं। ऑल्दो यहाँ पे अभी असेंबली को, यानी दिल्ली की असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए तो नहीं बोला, लेकिन इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए बोला है, ठीक है। लेकिन इशू पता है क्या है, अभी इलेक्शन कमीशन अभी और बाकी स्टेट्स में बिजी है। अभी आपको ये सेम आर्टिकल एक्सप्लेनेशन में भी मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर जो है अभी रिसेंटली आपको पता है हरियाणा का इलेक्शन है, इसके बाद अभी जो है जम्मू एंड कश्मीर का चल रहा है, अभी अक्टूबर तक चलेगा ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर का। उसके बाद महाराष्ट्र का इलेक्शन है, उसके बाद झारखंड का इलेक्शन है, ठीक है। और इसके बाद जो है अब उम्मीद करी जा रही है कि जैन तक जो है दिल्ली का इलेक्शन होगा, लेकिन तब तक तो एडमिनिस्ट्रेशन चलना चाहिए ना, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे राइटर ये भी बता रहे हैं कि देखिए एमसीडी के पास अभी आपको रिसेंटली पता है वाटर ब्लॉगिंग की वजह से जो है, लॉग की वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू फेस करना पड़ा एमसीडी को भी, ठीक है। तो वो इश्यूज़ हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी गवर्नमेंट को काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गवर्नेंस में, ठीक है। और आपको पता है देखिए कोई भी स्टेट होता है तो स्टेट को डिसॉल्व, स्टेट की जो असेंबली है उसको डिसॉल्व कौन कर सकता है, जो चीफ मिनिस्टर है वो गवर्नर को बोल के असेंबली को डिसॉल्व करवा सकते हैं। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर में अभी जो है अरविंद केजरीवाल ने रिज़ाइन कर दिया और आतिशी आई हैं। तो अब आतिशी जो है, आतिशी के अंडर में गवर्नर को रिज़ाइन के लिए बोला जाएगा कि असेंबली को रिजॉल्व करा जाए और इलेक्शंस करवाए जाए, ठीक है। तो आप एक बार प्लीज़ चीफ मिनिस्टर के बारे में जो है आप एक बार लक्ष्मीकांत से रिवाइज कर लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल में हम प्रधानमंत्री जो है जन आरोग्य योजना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी रिसेंटली जो है गवर्नमेंट के द्वारा एक हफ्ते पहले 70 साल से ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन जो भी है ओल्ड एज, उन सबको पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर में कवर करने की बात करी गई है, ठीक है। इसमें रिगार्डलेस कोई भी इनकम या कोई भी बेनिफिशियरी के हिसाब से नहीं होगा, ये सभी के लिए होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का एस्टिमेशन है कि
कि 450 करोड़ फैमिली ऐसी है जो 4.5 करोड़ जो है ऐसी फैमिली होगी जो इसके लिए एलिजिबल होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि अगर आप डेटा देखोगे ना कि अगर वो जो पॉपुलेशन है जो 70 से ज़्यादा है, सर्वे कह रहा है 63.5% जो है अब इंक्रीज़ होगी इस कैटेगरी में, ठीक है। और स्पेसिफिकली जो 70 से ज़्यादा एज के लोग हैं ना, वो किन किन डिजीज़ में सबसे ज़्यादा हैं, वो हैं इनके जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। ये ज़्यादा के ज़्यादा 70 से 80 एज के ग्रुप में ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है कि अगर आप ओल्ड एज में, जैसे अभी तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया, इससे पहले अगर आप ओल्ड एज के पर्सन के लिए अगर आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हो ना, तो क्या होता है, अगर कोई भी प्राइवेट की पॉलिसी इंश्योरेंस बाजार में जाओगे ना, तो बहुत प्रीमियम देना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो 70 से 80 या 80-90 का जो एज होता है ना, ये क्रूशियल होता है, क्योंकि इन पे हेल्थ का जो खर्चा होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है, तो प्रीमियम भी इन पे ज़्यादा लगता है, ठीक है। और अगर आप बात करोगे, इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 60 से ज़्यादा लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है ना। और 92% वर्क फोर्स ऐसी है जो इनफॉर्मल सेक्टर में इंडल्ज है। तो यहाँ पे हेल्थ का जो खर्चा है ना, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है गवर्नमेंट ने इसका जो बर्डन मिडिल क्लास फैमिली को जो पड़ता है, या स्पेशली इनफॉर्मल सेक्टर में पड़ता है, जिन्हें अपने जेब से आउट ऑफ द पॉकेट खर्च करना पड़ता है फॉर देयर फैमिली ओल्डर मेंबर्स के लिए, तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे इस स्कीम को लाया गया है। लेकिन ऑल्दो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि ये चीज़ें इनफ नहीं हैं। क्यों इनफ नहीं है, देख लेते हैं एक बार यहाँ पे जो डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि ओवरऑल प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत बजट जो अनाउंस हुआ है वो 3,500 करोड़ के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइटर बता रहे हैं कि अगर आप जो है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के डेटा के हिसाब से देखोगे, तो यहाँ पे ओवरऑल जो बेनिफिशियरी एलिजिबल है, यानी 70 से ज़्यादा से उम्र के जो हमारे पास लोग हैं ना, वो एक्चुअल में 5.5 करोड़ के आसपास है। और द लॉन्गिट्यूडनल एजिंग सर्वे ऑफ इंडिया ये कहता है कि अगर आप 5.5 करोड़ के हिसाब से भी अगर आप देखोगे, तो नियरली जो है हर साल 43 लाख के आसपास हर साल लोग, फैमिली जो है इसके अंडर में सर्विस लेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पर पर्सन एवरेज जो कॉस्ट बैठेगा वो 32,500 के आसपास बैठेगा। ये LAC यानी आपका लॉन्गिट्यूडनल एजिंग सर्वे ने बताया है कि पर पर्सन 32,500 के आसपास पड़ेगा। दैट मीन्स आने वाले 5 साल के अंदर जो है ये कॉस्ट बढ़ेगी 14,500 के आसपास, जबकि गवर्नमेंट ने कितना पैसा निकाले, 3,500 के आसपास। तो ये तो 2-3 गुना कम हो गया ना अमाउंट, जितना अमाउंट आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया सिर्फ 4.5 करोड़ के आसपास, जबकि एक्चुअल में 5.5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, जो 70 से ज़्यादा एज के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, क्योंकि आने वाले 5 साल के अंडर में एज भी तो बढ़ेगी ना, जो आज 65 साल का वो 5 साल में 70 का हो जाएगा, जो आज 70 का है वो आने वाले टाइम पे या 65 या 68 का है वो आने वाले 5 साल में 73-74 का भी हो जाएगा। पॉपुलेशन भी तो ग्रोथ बढ़ेगी ना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इन ओल्ड एज को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोटेस्टियल डिजीज़, कैंसर, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होती है, जो सबसे ज़्यादा हाईली एक्सपेंडिचर जिनके डोज, जिनके मेडिसिन केयर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यानी गवर्नमेंट के कहना है कि ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, क्योंकि ये वाले डिजीज़ क्या होते हैं कि ये कम्युनिकेबल नहीं होते, जैसे वायरल की तरह फैलते नहीं हैं, तो इनमें जो है फोकस कम है इंश्योरेंस कंपनी का, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अभी तक अगर प्राइवेट सेक्टर में भी देखोगे तो सेकेंडरी और टर्शरी कंडीशंस के जो हेल्थ इश्यूज़ है ना, वो ज़्यादा है, जिन पे लोगों के द्वारा आउट ऑफ द पॉकेट पेंशन जो है, यानी अपने जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं इन पे कहीं ना कहीं फोकस कम है, इन पे ज़्यादा खर्चा होता है ओल्ड एज में, ठीक है। तो यहाँ पे बजट को जो है बढ़ाने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अभी जो प्रधानमंत्री ये योजना है ना, जन योजना, ये सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, जो हेल्थ प्राइमरी सेक्टर, आपको पता है 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होता है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने सेकेंडरी और टर्शरी को ही कवर किया है, प्राइमरी को कवर नहीं किया है। तो प्राइमरी में भी तो इश्यूज़ होते हैं ना, जिसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वगैरह आते हैं, तो यहाँ पर इनको बढ़ाने की ज़रूरत है, इनके जो एरिया कवर है उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। ऊपर से गवर्नमेंट के द्वारा अगर आप बात करोगे कि गवर्नमेंट के द्वारा GDP के अंडर में कितना परसेंटेज हेल्थ सेक्टर के
लिए दिया जाता है पिछले 7 डिकेड से देखें तो 0.9 से 1.35% ही है, जबकि अगर आप यूएसए की बात करोगे तो 7% है, चाइना की बात करोगे तो नियरली 6% के आसपास अपनी जीडीपी का जो पैसा है वो हेल्थ सेक्टर में प्रोवाइड करवाते हैं, और इंडिया बहुत पीछे है इन मामलों में। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों पे फोकस करने की बात करी गई है। दैट मीन्स यहाँ पे सेक्टर के साथ साथ फंडिंग के साथ साथ जो है एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए अगर प्राइमरी सेक्टर्स में भी ये सर्विसेज पहुँच गई तो वहाँ पे डॉक्टर्स, वहाँ पे जो नर्स, वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी सप्लाई भी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल यहाँ पे फाइनेंस की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप बात करोगे वेल डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पे ह्यूमन कैपिटल, हेल्थ केयर अच्छे हैं, जैसे कनाडा, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, ये हेल्थ सेक्टर्स के बहुत अच्छे एग्जाम्पल प्रूव होते हैं, उनके कंपैरेटिवली अभी इंडिया बहुत पीछे है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बहुत क्रूशियल इन्वेस्टमेंट है अभी हेल्थ सेक्टर्स के लिए, लेकिन ये इनफ नहीं है हमारे डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस को अगर आप देख लोगे, क्योंकि आने वाले 20 से 25 साल के अंडर में आपकी जो पॉपुलेशन आज 60 से 70 जो यंग पॉपुलेशन है वो डबल ओल्ड एज में शिफ्ट होने वाली है। ठीक है, और नियरली 60 से 70 के बीच में होगी ये सारी एज। आज जो 25 साल के आने वाले 50 से 60 70 के बीच में होंगे, है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो इस पे ओवरऑल इन पॉलिसीज़ के साथ साथ जो है हमें सिल्वर डिवाइडेंड करने की ज़रूरत है, नॉन नेगोशिएबल होकर हेल्थ सेक्टर्स में, स्पेशली ओल्ड पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल आर्टिकल था। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल जो है मेनली फर्टिलाइज़र पे है। आपको पता है कि जो डैफ फर्टिलाइज़र हम जो यूरिया के बाद हमारे एग्रीकल्चर में जो है ना दो फर्टिलाइज़र, बहुत सारे फर्टिलाइज़र हैं लेकिन मेजरली जो है यूरिया यूज़ होता है, उसके अलावा डैफ होता है, डैप जिसको बोलते हैं यानी डाई अमोनिया फॉस्फेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डैप है ना ये निकलता है अमोनिया, जो ओर है, जो मेन इसका रिसोर्स है, रॉ मटेरियल है जिससे डैफ निकलता है, वो इंडिया में नहीं है। इंडिया इम्पोर्ट करता है बाहर की कंट्रीज़ में, और इनमें डोमिनेट कंट्री कौन सी है? मोरक्को, चाइना, इजिप्ट, ट्यूनीशिया है, जो सबसे ज़्यादा लिथियम आयरन के लिए जो फॉस्फेट बैटरीज हैं वो बनाती भी हैं, क्योंकि उनके पास खुद का रॉ मटेरियल है। इंडिया के पास ना तो रॉ मटेरियल है, ना तो ये अपने एग्रीकल्चर और अपने बैटरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में शिफ्ट होना चाहती है, उस दोनों के लिए इसको डिपेंड होना पड़ेगा। तो ये इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है कि वो फूड वर्सेस यानी कार, दैट मीन्स अपने फूड वर्सेस कंजम्पशन के लिए लग्जरी लाइफ के बीच में जो है एक डायलेमाज में फंस रहा है। ठीक है, तो ये इशू इंडिया के लिए बहुत बड़ा है इशू, है ना। और यहाँ पे देखने वाली बात है, जैसे अगर आप बात करोगे सेम इशू हमारे से पहले, जैसे अगर आपको पता होगा जो अमोनिया फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है, ठीक है, वो भी नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो जैसे कि यूरिया है वो भी नेचुरल गैस से ही निकाला जाता है। यानी यूरिया बनाने के लिए जो अमोनिया यूज़ होता है वो नेचुरल गैस से यूज़ किया जाता है, और नेचुरल गैस को ही जो है पेट्रोकेमिकल और पावर जनरेशन में यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर भी इंडिया के द्वारा एक बहुत बड़ा एक डायलेमास का फेस किया जाता है कि एक तरफ से तो वो अपने एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रही है यूरिया को, दूसरी तरफ वो जो वो है पावर जनरेशन और पेट्रोकेमिकल्स हैं उनमें भी यूरिया का यूज़ होता है। ठीक है, और जो कि यूरिया जो है नेचुरल गैस से बनाया जाता है, जो चीज़ इंडिया में बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है, इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्निंग जो है इशू बनता जा रहा है इंडिया में। और अगर आप बात करोगे इंडिया जो है मेनली नेचुरल गैस हो गया, ठीक है, इन सब को इंपोर्ट करता है, क्योंकि इसके पास खुद के जो है सल्फर रिजर्व्स के या गैस के रिजर्व्स इसके पास नहीं हैं, ना इसके पास खुद का जो है और यानी अपना जो माइनिंग्स करने का भी जो है इसके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है। ऑल्दो यहाँ पे गवर्नमेंट ये ने बताया, जैसे कि अगर आप बात करोगे तो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूरिया 46% ऑफ जो कि नाइट्रोजन कंटेंट रखता है, और डैप जो है 46 जिसमें फास्फोरेट कंटेंट होता है, और पोटैश में जिसमें 60% पोटेशियम होता है, कंज्यूम किया जाता है इंडिया के द्वारा, इकलौते इंडिया के द्वारा, और वो भी इंपोर्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर क्या सजेशन दे रहे हैं? राइटर ये कह रहे हैं कि अगर हमने इसका एक सब्स्टिट्यूट नहीं देखा और अगर हमने अपने फार्मर्स को जो है इनको यूज़ करने पे कंट्रोल नहीं किया ना, तो ये इशू आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। ठीक है, तो रॉ मटेरियल पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हम इसके लिए सॉल्यूबल वाटर फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मिक्स्ड जो है फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमने कल परसों डिस्कस भी किया था कि मिक्स्ड फर्टिलाइज़र में क्या होता है कि आपको डिफरेंट जैसे पोटेशियम, है ना, और जो है न्यूट्रिशंस वगैरह के रेशो में आप जो है डालते हो। पर्टिकुलर एक फर्टिलाइज़र को डोमिनेट ना करवा के एग्रीकल्चर में बहुत सारे फर्टिलाइज़र को यूज़ करके मिक्स करके आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हो अपने एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर को जो है मोर क्रॉप पर ड्रॉप ऑफ वाटर बट ऑल्सो मोर क्रॉप पर केजी ऑफ न्यूट्रिएंट्स में भी फोकस करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, तो आगे चलते
देखिए नेक्स्ट आर्टिकल जॉय बाइडेन की इस पे है। देखिए आपको पता है अभी हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है सैटरडे पे उनकी मीटिंग है, वो न्यूयॉर्क से अभी प्रेसिडेंट की जो होम टाउन है विलिंगटन करके, ठीक है, वहाँ पे इनकी विजिट है इनके साथ। और होप सो उम्मीद की जा रही है कि इस बार की मीटिंग से जो है यूएस और इंडिया के बीच में हाई टेक्नोलॉजी, डिफेंस, रीजनल सिक्योरिटी जैसे चीज़ों पे कुछ आउटकम्स निकलेगा। ठीक है, विलिंगटन जो है डेल वारे बाइडेंस का होम टाउन है। तो यहाँ पे इससे पहले भी यहाँ हमने क्वाड्रिलेटर का जो फॉरम है उसके सबमिट्स भी करे हैं। ठीक है, और आपको पता है क्वाड्रिलेटर कितना इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के बीच में, क्योंकि इसको बनाया भी चाइना के काउंटर के लिए था। इंडो पैसिफिक में जो है चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जब से बाइडेन आए हैं डोनाल्ड ट्रंप के बाद से इंडिया के साथ रिलेशन काफ़ी बेहतर है। ठीक है, स्पेसिफिकली इकोनॉमी और सिक्योरिटी के सेक्टर्स में। ऑल्दो जब 2020 के बाद जब बाइडेन आए थे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ये रेज़ किया जा रहा था कि भैया इंडिया और बाइडेन के आने के बाद, ट्रंप के आने के बाद जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी आ रही है उनके साथ इंडिया का रिलेशन कैसा होगा। जो ट्रंप ने मेंटेन करके रखा था पॉलिसीज़, क्या वो बाइडेन की पार्टी जो है मेंटेन करेगी इंडिया के साथ या नहीं करेगी, ये सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से जो कि बाइडेन है, आज से 20-22 साल पहले इसी पार्टी से एक पर्सनैलिटी थी जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, वॉशिंगटन के, बिल क्लिंटन। ठीक है, जो कि 2000 के आसपास इंडिया भी विजिट करने आए थे। तो इनका काफ़ी अच्छा रिलेशन था इंडिया के साथ। तो वैसे ही ऐसा रिलेशन जो है बाइडेन के साथ भी देखने को मिल रहा है। ऑल्दो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे बता सकते हैं कि आपको पता है 2020 में ट्रंप के बाद जब बाइडेन आए थे तो इन्होंने क्या कर दिया, अफगानिस्तान से अपनी आर्मी जो है, जो रशिया के इन्वेडन के बाद ऑस्ट्रेलिया जो अफगानिस्तान है यूएसए के कंट्रोल में था। ठीक है, लेकिन 2020 के बाद यूएसए ने अपनी आर्मी बुला ली और तालिबान ने अफगानिस्तान के आर्मी कंट्रोल कर लिया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे यूएसए का हटना जो है, चाइनीज़ पे कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं राइटर कि जो बाइडेन के आने के बाद से जो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया में जो चीज़ें स्टेप्स उठाई गई हैं यूएसए के द्वारा, वो इंडिया के सपोर्ट में ही है, मेनली फॉर द कंट्रोल ऑफ चाइना, टू द कंट्रोल टू चाइना। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ बताई जा रही है। और इसके अलावा जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस डायमेंशंस है, जैसे क्वाड्रिलेटर का ले लो, ठीक है, या फिर और भी जो है इंस्टीट्यूशंस, स्पेसिफिकली चाइना का कंट्रोल को कर्व करने के लिए साउथ एशियन प्रिज्म में फोकस किया गया है। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि अगर आप बात करोगे कि यूएसए और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप को, ठीक है, तो यहाँ पे किसी ने उम्मीद नहीं करी थी, ऑल्दो कि अमेरिका जो है बहुत जल्दी अफगानिस्तान से अपने ट्रुप को ले लेंगे वापस, उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है ट्रंप के टाइम पे किया गया। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अफगानिस्तान पे कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होना पड़ा था। और पाकिस्तान किसका दोस्त था? चाइना का। और पाकिस्तान और चाइना की वजह से किसको प्रॉब्लम होती थी? इंडिया को। और इंडिया किसका अच्छा दोस्त है? यूएसए के साथ। ठीक है, तो यूएसए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इशू चल रही थी, जिसपे एक फुल स्टॉप अभी तक लगाया गया है। ऑल्दो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि बाइडेन ने जो है ट्रंप के बाद चाइना की वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ रहा था ग्लोबली, क्योंकि आपको पता है चाइना ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना ह्यूज बढ़ा लिया है ना, यूएसए तक के नेशन को भी चाइना पे डिपेंड होना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ, आप जो एप्पल फ़ोन या एप्पल टैब, कुछ भी एप्पल का प्रोडक्ट यूज़ करते हो ना, इसका मेजरली जो चिप का काम है, इसके जो बैटरी बनाने का काम है ना, ये सारे जो काम है वो चाइना से होता है। आप इसके खुद के आप प्रोडक्ट के पीछे देखना, एप्पल के प्रोडक्ट के पीछे, जो कि अमेरिका का कंपनी का है, लेकिन यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग वो सब चाइना करता है। मैं एक सैम्पल बता रही हूँ, इसका एग्जाम्पल बता रही हूँ। इसी तरीके से यूएसए के द्वारा बहुत ज़्यादा क्राइसिस फेस किया जा रहा है चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना का दबदबा बढ़ चुका है मार्केट में, इकोनॉमी में। तो इस चीज़ पे कंट्रोल करने के लिए यूएसए ने भी काफ़ी मेहनत शिद्दोजाहद से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं, क्योंकि पता है कि एशिया में चाइना का बहुत चलती है, बोला वाला है इसका। और अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा भी जो है ओवरऑल वर्ल्ड को अपने कर्व में, अपने कंट्रोल में ले रहा है। तो यहाँ पे एशिया के अंडर इंडिया प्रेजेंट है, तो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए अगर बाहर से कोई नेशन है तो वो है यूएसए। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस भी, सबमिट्स भी हुई हैं। AU-KUS हुआ है, जिसमें यूके, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन कंट्रीज़ के साथ इंडिया का भी है। और क्वाड जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन कंट्रीज़ के साथ मिलाकर, और अभी रिसेंटली जो अमेरिका है, इन्होंने यूएसए है, इसने सियोल, टोक्यो में भी जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में भी अपना इंगेजमेंट को बढ़ाना शुरू कर दिया है, ताकि जो है पैसिफिक ओशन, स्पेसिफिकली साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशन, जापान सी में जो चाइना का इन्वेंशन बढ़ रहा है उस पर कंट्रोल किया जा सके। ठीक है,
और अभी आपको पता है रिसेंटली 2020 में भी चाइना के द्वारा गलवान वैली लद्दाख में भी काफ़ी ज़्यादा इमरजेंस बहुत ज़्यादा अटैक किया था, डोकलाम का इशू आपको पता होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे जो है अमेरिका का जो सपोर्ट होना, अमेरिका का आगे आना साउथ चाइना में या एशिया में, वेस्ट एशिया साउथ एशिया में, तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है इंडिया में, ठीक है। तो रिलेशन यानी कहना ये है, जब से बाइडेन आए हैं इंडिया के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात अभी 2023 में रिसेंटली जो है क्रिटिकल ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को जो है साइन किया गया था। इसका मेन मोटिव क्या था, इंडिया और यूएसए जो है आपस में आने वाले इमर्जिंग जो भी टेक्नोलॉजी होगी, फॉर एग्जांपल एआई है, रोबोट है, कोई भी टेक्नोलॉजी होगी वो आपस में शेयर करेंगी पर्सपेक्टिव फॉर द सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। सिक्योरिटी जो भी नीड्स होंगी वो आपस में ये एक दूसरे को शेयर करने का जो है इसमें साइन किया गया क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में, ठीक है। तो एक तरह से ये चेन डेवलप शुरू हुआ है बायलेटरल का, ठीक है। वन वे ना हो कि ये टू वे है यूएस इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी के साथ टेक्नोलॉजी की शेयर के लिए। तो इस तरीके से ये काफ़ी अच्छा पोलाइट कॉपरेशन बायलेटरल इकोनॉमिक काफ़ी डीप होता हुआ जा रहा है। होप सो जो अभी इस बार की मीटिंग है, ठीक है, ये भी बेहतरीन आएगी। और अभी रिसेंटली जो यूक्रेन और रशिया का इन्वेजन हुआ है इसमें भी इंडिया ने काफ़ी अच्छा अपने आप को आगे रखा, ठीक है। यूएसए और जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में वार्तालाप करी। अभी रिसेंटली आपको पता है कि इंडिया के द्वारा पुतिन से मीटिंग होना और जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उनसे मीटिंग करी गई थी, ठीक है, इंडिया के द्वारा। तो कहीं ना कहीं एक रोल मतलब अच्छा खासा एक रोल बना रहा है इंडिया भी, ठीक है। तो होप सो पर्पसली जो है अब इस बार की जो मीटिंग है ये कुछ अच्छा रिजल्ट लेके आएगा ओवरऑल इंडिया के लिए भी, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये ओवरऑल आर्टिकल थे आज का। थैंक यू।